आता है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। प्लांट का दूसरे तरह का था, प्लांट का क्या था, दूसरे तरह का था। कैसे था दूसरे तरह का, अब सबको तो एक तरीके से नहीं कर सकते ना। याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कैसे, ऐसे समझिए। प्लांट में जब आप देख रहे थे तो आपने बोला जिसके पास रूट, स्टेम्स, लीव्स जो है बिल्कुल भी कैटेगराइज्ड नहीं है, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसको उठा के आपने बोल दिया, मतलब थैलोइड बॉडी है, उसको आपने बोल दिया थैलोफाइट्स है। थैलोइड से ही थैलोफाइट्स बना है, जिसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना है, मतलब थोड़ा सा एडवांसमेंट वो कर रहा है, उसको उठा के आपने बोला अच्छा ठीक है ये ब्रायोफाइट्स है। बट लाइक आप बोल रहे थे, मतलब दिखता है वैसा बट काम वैसा नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देन आपको क्या था वहां पे, थर्ड में आपने उसकी अगली कैटेगरी पढ़ी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के टेरिडोफाइट्स पे आप जैसी है, वहां पे आपको एक स्टेटमेंट देती है आपकी एनसीईआरटी की किताब या दुनिया की कोई सी भी बुक है, वो लिखती है कि पहले ऐसे धरती पे आने वाले इवॉल्व होने वाले प्लांट्स हैं जिन्होंने वैस्कुलर टिश्यूज को, मतलब ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज को शो करने का काम किया। तो वहां पे कुल मिला के मेरा बताने का मोटिव ये है कि वहां पे क्लासिफिकेशन दूसरा था, यहाँ हम वही फिक्स करेंगे क्या, हमारी बॉडी में या फिर आपकी बॉडी में कहाँ है रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, वैसे तो हम कर नहीं सकते। नहीं समझ आया, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, पहले भी मैंने शायद बहुत जगहों पे इस एग्जाम्पल को दिया है, सबसे इजी है आपको समझना। आप में से 10, मतलब क्लास में कैपेसिटी बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल आराम से स्मूथली कराऊं। मुझे 10-10 बच्चों के 5 सेक्शन डिवाइड करने हैं, बांटने हैं। वहां पे मैं क्या करूंगी, मैंने अपने मन से पकड़ के 10-10 बच्चे उठा के डाल दिए। दूसरे दिन दूसरा आया, बोला वैसा है ना, मेरा ना फ्रेंड ए सेक्शन में पढ़ता है तो मुझे आप उसमें डालिए। मैंने उसमें कर दिया, उसमें 11 बच्चे हो गए, जहां से वो आया वहां 9 बच्चे हो गए। तो इस तरीके से ना सब कंप्लेन करने लगे, कोई लड़की कह रही है मेरी फ्रेंड उसमें, मुझे वहां बिठा दीजिए, मुझे वहां बिठा दीजिए। तो इस तरीके से करके बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी मुझे वहां पे। मैंने बोला कि अच्छा मैं एक काम करती हूँ, क्लास टेस्ट रख देती हूँ। क्लास टेस्ट मैंने रखा, 1st to 10th रैंक वाले को सेक्शन ए, फिर 11 to 20 वाले को सेक्शन बी। अब मेरे पास कोई बच्चा कंप्लेन लेके नहीं आएगा, कोई बच्चा नहीं चू चपड़ करेगा, एक भी बच्चा नहीं बोलेगा मेरे से कि मैडम हमारा ना दोस्त उसमें बैठा है। तो आप वहीं पे वो बच्चा थप्पड़ खाएगा, बोलेगा कि अच्छा तुम्हारा दोस्त बैठा है तो उसके जैसा तुम रैंक लेके आते या तुम पढ़ाई करते, ठीक है। यानी जो टॉपर था उस क्लास का, उसको मैंने सेक्शन ए में उठा दिया, रोल नंबर 1 दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन हुआ, उसी सेम स्कूल में वही सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है कि जो बच्चा ई सेक्शन में 5वें बिल्कुल लास्ट रैंकर जो बच्चा है, जो पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में फेल करता है, हो सकता है उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी हो और वो सिंगिंग का टॉपर हो जाए। तो वहां पे जो इंटेलिजेंट बच्चा है जो सेक्शन ए में टेस्ट वाइज बैठा था, वो बोलेगा अपना सर्टिफिकेट लाके आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो टॉपर हूँ, मुझे आपको ये फर्स्ट प्राइज देना पड़ेगा। तो आपको क्राइटेरिया का मतलब समझ आ रहा होगा, मतलब हम कौन सा पैरामीटर यहाँ पे यूज करेंगे, कौन कौन सा हम यहाँ पे पैमाना यूज करेंगे जिससे कि हम सारे एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकें। और एक चीज मैं आपको पहले समझा दूं यहाँ पे, अगर आपको ये क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन समझ आ गया ना, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन और ब्रैकेट में डाल दीजिए एनिमल्स। सबके लिए अलग अलग होगा, सबके लिए क्या होगा, एनिमल्स। केमिस्ट्री में आप लोग जितने केमिकल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, वहां थोड़ी लगा दीजिएगा इसको, उसके हाथ पैर थोड़ी होते हैं, वहां पे हम इस चीज को नहीं लगा सकते। सबके लिए पूरी दुनिया में क्राइटेरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये चैप्टर आसान कैसे है सो मैं आपको बता देती हूँ, क्यों इजी है। प्लांट किंगडम से भी आसान चैप्टर है ये, उससे भी इजी है। भले आपको फाइलम बहुत सारे तोड़ मरोड़ के पढ़ने हैं, बट उतनी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर नहीं है एनिमल किंगडम के अंदर। आपको जितने क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी ना, ऊपर से लेके नीचे तक, सबको आपके सारे सारे में पॉइंट डालना है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखिए। पहला फर्स्ट पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला पॉइंट मान लीजिए सिमेट्री लिख दिया मैंने, क्या लिखा, सिमेट्री लिख दिया, या सिमेट्री तो बहुत बात की बात हो गई, हैबिटेट लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं, उससे भी आसान, उससे भी इजी, उससे भी इजी। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हैबिटेट लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, हैबिटेट लिख दिया। हैबिटेट के अंदर आप रनिंग में स्टेटमेंट बनाते रहिएगा नोट्स में, ठीक है।
हो नहीं सकता, बहुत आसान सी चीज है, बचपन से बच्चे पढ़ते आते हैं। हैबिटेट का मतलब है भाई आप ये बताइए कि वो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है। अब फिश के केस में तो आएगा नहीं, है फिशेस पढ़ना है हम लोगों को, फिशेस पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं। फिश के केस में तो ये सुटेबल होगा नहीं, फिर आप बोलेंगे ऐसा कैसे काम चलेगा। टेरेस्ट्रियल है, अगर एक्वेटिक हुआ, अगर क्या हुआ, एक्वेटिक हुआ। अगर एक्वेटिक हुआ तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। इन द केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दे मे बी ऑफ फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, और मैरीन वाटर। खूब पढ़ेंगे आप। पहला पॉइंट सबको टर्न करके देखिए, जितने आपके पास वहां पे मेंबर्स बैठे हुए हैं सबको उठा के जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, पहला पॉइंट अब पहले ही इस बात को प्रिंट करके दिमाग में बिठा लीजिए। क्या आपको पॉडीफेरा लिखना है, पहला पॉइंट हैबिटेट, क्या हैबिटेट है उसका। सिलेंट्रेटा लिखना है, पहला पॉइंट हैबिटेट, ठीक है। टिनोफोरा लिखना है, पहला पॉइंट हैबिटेट। जब इवोल्यूशन करते 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 फिशेस तक, मतलब अभी तो हम कहाँ चल रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स पे चल रहे हैं। जैसे ही हम लोग कॉर्डेट पे जाने के बाद फिशेस के बाद एम्फीबियंस बचेंगे, वो आपका इवोल्यूशन चैप्टर क्लियर कर देगा। वो बताएगा अच्छा हमें समझ आ गया कि इवोल्यूशन जो है वो वाटर में हुआ है, पानी में हुआ है। इवोल्यूशन कहाँ हुआ है, वाटर के अंदर हुआ है, पानी में हुआ है। तो ये तो पता है सबको, बट होता नहीं कि कोई टैग की तरह जुड़ गया। जैसे हम लोग हेलेडन का नाम पढ़ते हैं इसके लिए कि हु प्रपोज्ड या हु क्वाइंड दिस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑकर्ड इन वाटर, तो उसमें आपको जेवीएस हेलेडन का नाम लिखना पड़ता है। खैर वो बात की बात है, बाद में करेंगे हम लोग। दूसरा देखिए यहाँ पे सेकेंड हम लोग करते हैं। पहला क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का हैबिटेट है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में कंफ्यूज करे। फ्रेश वाटर का मतलब है, फ्रेश का ये मतलब कि एक्वागार्ड लगा हुआ है, एक्वागार्ड से पानी फिल्टर हो रहा है तो पी रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। फ्रेश वाटर का मतलब है लो सैलिनिटी। फ्रेश वाटर का मतलब है लो सैलिनिटी, ठीक है। मतलब क्या है कि उसका सॉल्ट कंटेंट जो है वो कम होगा। क्या होगा, उसका सॉल्ट कंटेंट कम होगा, जिसकी वजह से जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं वो क्या है, फ्रेश वाटर है। क्या है वो, फ्रेश वाटर है। और जो किसी गटर का पानी है ना जिसकी सैलिनिटी लो हो, वो भी फ्रेश वाटर के अंदर आता है। अब जैसे मछलियां हैं वो गंदे पानी में, तालाब में या वैसे जगहों पे सरवाइव करती है जहाँ पे क्या है, पानी है लेकिन बहुत गंदा है, बट वहां की सैलिनिटी लो है, फ्रेश वाटर के अंदर आता है। हो सकता है आपके घर के बाहर जो नाला बह रहा हो वो भी फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। मरीन तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है सी या ओशन के वाटर का इक्विवेलेंट है। फ्रेश वाटर में मतलब लो सैलिनिटी है, और मेरीन वाटर का मतलब है हाई सैलिनिटी। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से आप समझ लीजिए कि अच्छा फ्रेश का मतलब फ्रेश है और मेरीन का मतलब पोल्यूटेड है, ऐसा नहीं है। उसके बेस पे नहीं किया गया, सैलिनिटी वाइज किया गया। इसका क्या मतलब है, हाई सैलिनिटी। क्या किया गया है, हाई सैलिनिटी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिमेट्री देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फाइलम लिख रहे हैं, अगर आप फाइलम लिख रहे हैं और उसको आपको 3 नंबर का दिया गया है आपको एग्जाम में उसके ऊपर नोट लिखने के लिए, आपको पता है मार्किंग स्कीम में थक गई आपको बता बता के कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पे हाफ मार्क मिलता है। तभी आपने नोटिस किया होगा मैंने आपको हमेशा बोला टू द पॉइंट आंसर लिखिए, कहानी मत बनाइए। आधा ही नंबर मिलना है तो पॉइंट दीजिए उसको जो टीचर को वहां पे नजर आए, ठीक है। सेकेंड, हम लोग यहाँ पे सिमेट्री की बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, तो हम लोग सिमेट्री को इस तरीके से कर लेते हैं। symmetry of body of organisms। खूब अच्छे से समझिएगा, सिमेट्री सब में जाएगा। आपकी बॉडी में भी सिमेट्री आती है। आपकी दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जो एनिमल है, जो क्या है, एनिमल है। क्या पढ़ रहे हैं आप, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। कोई भी, कोई फिश हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, मॉस्किटो हो, मच्छर हो, कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म हो ना, ये पॉइंट जरूर जाएगा, उसमें सिमेट्री लिखी जाती है। 2000% गारंटीड है। अगर आप सिमेट्री नहीं लिखेंगे आपके नंबर कटेंगे, पहले मैंने बता दिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्री पढ़ रहे हैं। सिमेट्री का 3 ही टाइप होता है, चौथा कोई टाइप नहीं होता है दुनिया में। दुनिया में कोई चौथा टाइप नहीं होता है, ठीक है।
मैंने आपको बार बार बताया है कि एसिमेट्रिकल का मतलब है कि मतलब कोई शेप नहीं है उसका, जिसके पीछे आप ए लगा देते हैं उसका क्या मतलब है कि उसका कोई प्रॉपर वहां पे शेप नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग उसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। ठीक है, सबसे पहला वही लिख लेते हैं हम लोग, ए, घबराने की जरूरत नहीं है, शांति से समझिए। पहला हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एसिमेट्रिकल। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे दूसरी जो सिमेट्री आती है यहाँ पे वो आती है सबसे थोड़ा सा उससे भी आसान, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। देन हम लोगों के पास है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, देखिए एसिमेट्रिकल है, क्या है, एसिमेट्रिकल है। स्टेटमेंट तो बनाने की कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है, कुछ भी बनाइए आप स्टेटमेंट। भाई ऑर्गेनिज्म जो है ना वो पता नहीं कैसा है, जैसा है कुछ पॉलीफेरा वगैरह ऐसे आएंगे उठ के, पता चला ये इस तरीके से नीचे एक सबस्ट्रेटम से अटैच है। इसको मैं स्टेटमेंट दे देती हूँ इसको मिटा के, ठीक है, रफ में तो इसके ऊपर भी बनाया जा सकता है। एसिमेट्रिकल में मैं स्टेटमेंट दे देती हूँ, देखिए। हाँ लिखिए इसके लिए, the body of asymmetrical organisms can't be divided into two equal halves from any plane। मतलब क्या है, कुल मिला के मोरल स्टोरी क्या निकला इसके लिए, भाई ऑर्गेनिज्म है ना, इस बेचारे को हम कहीं से भी काट के देख रहे हैं, चाहे एज फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से काट रहे हैं, पता चल रहा है कि ये जो है ये इसके बराबर नहीं है, अगर हम इधर से ऊपर से नीचे काट रहे हैं तो ये इसके बराबर नहीं, क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, दूसरी बारी आती है रेडियल सिमेट्री की। क्या है रेडियल, ये बेचारा तो अपने नाम से ही सारी कहानी क्लियर कर रहा है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा गोल मटोल सा है, स्फेरिकल जैसे बॉल होता है ना, बॉल की तरह। ठीक है, बॉल की तरह है, तो उसको अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से काट के देखते हैं, मतलब इस पॉइंट से बेचारा हो गया 2 इक्वल हाफ में डिवाइड। अगर इधर से काटेंगे तब भी हो जाएगा, इधर से काटेंगे तब भी हो जाएगा, इधर से काटेंगे तब भी। अच्छा, एक चीज और है, जो बच्चे लिखने में गलती करते हैं जिसकी वजह से मैं नंबर काटती हूँ बच्चों के, एक चीज का आंसर बताइए मुझे। कई बार होता है कि बच्चे एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि रेडियल सिमेट्री मींस वी कैन इजीली डिवाइड दैट ऑर्गेनिज्म इन 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, फ्रॉम मेनी प्लेन्स। ठीक है, लेकिन बच्चा वहां पे गलती क्या करता है, फ्रॉम मेनी प्लेन्स तो लिख दिया, क्या ऐसे है 2 इक्वल हाफ में, आंसर दीजिए यस और नो। आधा आधा है, नो मैम, इधर से है, इधर से, नो मैम, इधर से नहीं। कहाँ गलती हो रही है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर। यस मैम, हाँ, इतना तो सबको पता है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर। पासिंग फ्रॉम द सेंटर, बच्चा कहता है मैडम मैंने सही लिखा, आपने पूरा गलत कर दिया, मुझे आधा नंबर भी नहीं दिया। क्या ये कहीं से भी सही है, बच्चा लिख रहा है कि हम बहुत सारे प्लेन से काटेंगे ना तो ऑर्गेनिज्म कहाँ हो रहा है, बताइए मुझे, नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, सो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पासिंग फ्रॉम द सेंटर।
अगर आपने ये नहीं लिखा है सेंटर, देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का बना दिया है सेंटर ताकि आपको समझ आए। पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ऐसे मैथ्स तो मैं पढ़ा नहीं रही, इतना तो आप लोगों को पता होगा। देखिए रेडियल सिमेट्री में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द बॉडी ऑफ radial, the body of radial symmetry showing organisms, radial symmetry showing organisms can be divided, पहले वाले में can't है, cannot है, can be divided into two equal halves from many planes. पासिंग, इसका कीवर्ड क्या है? पासिंग फ्रॉम द सेंटर, पासिंग फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि ऊपर वाला तो बायलेटरल में फिट बैठेगा। अगर पासिंग फ्रॉम द सेंटर लिखना भूल गए तो हाँ, एक प्लेन करना होगा वहां पे, ओनली वन प्लेन होगा पासिंग फ्रॉम द सेंटर। हो गया कहानी क्लियर? ठीक है। The body of radial symmetry showing organisms can be divided into two equal halves from many planes passing from the center. तो यहाँ पे आपके लिए जो की स्टेटमेंट है ना वो क्या है? अगर आपने नहीं लिखा पासिंग फ्रॉम द सेंटर और अगर आपके एग्जामिनर नंबर काटते हैं तो वो कोई गलती नहीं करते हैं, वो सही है अपनी जगह पे, क्योंकि पासिंग अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है, गलती करके भी मैंने बता दिया है। एक स्फेरिकल बॉल है, आप काटे जा रहे हैं बहुत सारे प्लेन से पकड़ के, बट वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड नहीं है, बिकॉज आप उसको सेंटर से पास करता हुआ क्रॉस नहीं कर रहे थे। तो ये क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग बायलेटरल सिमेट्री की तरफ मूव करते हैं। अपनी बॉडी इमेजिन कर लीजिएगा। जब कभी बायलेटरल सिमेट्री में कंफ्यूजन हो ना, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा लगे ना हम बायलेटरल सिमेट्री नहीं लिख पा रहे हैं, अपनी बॉडी को याद रखिएगा, कभी गलत नहीं लिखिएगा। बायलेटरल सिमेट्री आपकी बॉडी की भी है। ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिसमें थोड़ा सा वेल प्लान्ड बॉडी स्ट्रक्चर आएगा, एडवांसमेंट आएगी, वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करने का काम करते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया कि एक छोटा सा लीजर्ड का एग्जांपल ले लिया हमने। किसका ले लिया? लीजर्ड का यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। ठीक है। डायग्राम पे मत जाइए, आपने देखा है इसलिए बना दिया मैंने। ठीक है। आप लोग मेरे से अच्छा बना सकते हैं। देखिए भाई, इसको जब आप देखते हैं ना तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि आप अगर ऐसा सोचे कि हम इसको ऐसे काट दें बीचों बीच, दो पैर ऊपर दो पैर नीचे, तो पीछे तो पूंछ चली जाएगी ना इसकी, पीछे तो उसकी टेल चली जाएगी, तब ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अगर ये सीधा है, अगर आपने इसको ऐसे काटा, अगर आपने इसको बीचों बीच ऐसे काटा, जैसे आपके नोज के नाक के पास से ऐसे अगर आपने इसको काट दिया, यानी कि ओनली वन प्लेन। बायलेटरल सिमेट्री को शो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है टू इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होती है। बट कैसे टू इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होती है? सिर्फ एक प्लेन से, सिर्फ एक प्लेन से। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट आएगा, द बॉडी ऑफ बायलेटरल सिमेट्री शोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम ओनली वन प्लेन। यहां मैंने क्या लिखा है? फ्रॉम मेनी प्लेन्स। समझ आ रहा है फर्क? अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो आप जिंदगी में कभी गलती नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज के बीच में डिफरेंशिएशन अच्छा कर सकते हैं तो मतलब आप उसमें कभी एग्जाम में मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे द बॉडी ऑफ organisms, the body of organisms can be divided into two equal halves
from only one plane। यहाँ पे जो कीवर्ड है ना, ये कुछ ज्यादा ही रनिंग हो गया, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ, एक साथ हो गया ये। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? फ्रॉम ओनली वन प्लेन। अच्छा, एक प्लेन से ज्यादा सोच के देखिए, चलिए टाइम है आपके पास, मैं लिख रही हूँ इतने देर तक, फ्रॉम ओनली वन प्लेन। सोच के देखिए, एक प्लेन से ज्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नेवर। तो यहाँ पे जैसे आपने पासिंग फ्रॉम द सेंटर को अंडरलाइन किया है, यहाँ पे क्या अंडरलाइन जाएगा? फ्रॉम ओनली वन प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आपको। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सिमेट्री में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। No, ma'am. इसको हम लोग, हाँ, बहुत आसान है, 9th क्लास का सेम एज इट इज मैंने पढ़ाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को, बहुत आसान है, सारी चीज ही आसान है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो टफ है। तो एक हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन का पेज बनाते हैं, उसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक डेट आज 8th हो गया है, 8 नवंबर। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन लिखिए, विच phylum is known for, which phylum is known for its special phenomena of metagenesis। मेटाजेनेसिस। आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए, Nidaria. आंसर क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड। निडारिया लिखिए, सिलेंट्रेटा लिखिए, एक ही बात। अच्छा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? जल्दी बोलिए, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? Arthropoda. हाँ, ऑर्थ्रोपोडा। मतलब कुछ जो चीजें हैं ना, जो होता है कि हम सुनते आते हैं, या बहुत सारा कॉन्सेप्ट उससे बिलोंग करता है। अगर आपको कभी याद ना आए ना, तो दिवाली के टाइम में आप एक बल्ब जो आपके घर के बाहर जल रहा होता है, मतलब उस सीजन से मिलते जुलते टाइम में, ठीक है, जैसे अभी से ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आने स्टार्ट हो गए हैं। एक लाइट के ऊपर, एक ट्यूब लाइट के ऊपर जितने इंसेक्ट्स बैठे होते हैं ना, वो आपके विलेज के, आपके सिटी के, मतलब आपके मोहल्ले की पॉपुलेशन से ज्यादा होती है। तो बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 10 में से 8 जो ऑर्गेनिज्म हैं, 10 में से जो 8 ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है? वो ऑर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इंटरेस्ट करने के लिए, रटने को मैं नहीं बोल रही, अपने आप याद हो जाएगा। मेंशन द नेम ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम। ऑर्थ्रोपोडा आंसर लिखेंगे इसका। मैंने 99.99% बच्चों को देखा है ना, आर छोड़ देते हैं इसमें, मैंने इसलिए ब्लॉक में लिखा है इसको। पता नहीं बच्चे ऑर्थ्रोपोडा लिखते हैं, आर आर निकाल देते हैं, बीच का लिखते हैं ऑर्थोपोडा। थोड़ा सा जल्दबाजी में बोलने में, सुनने में जरूर ऐसा लगता है कि ऑर्थ्रोपोडा हम बोल रहे हैं, तो आर थोड़ा सा जल्दी से निकल गया बीच में से। आर अगर आपने नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब टेक्निकली नंबर दिया जा रहा है बायोलॉजी में भी। तो ऑर्थ्रोपोडा जो है, ये जब आप लिखेंगे तो आर जरूर लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं करेंगे कि आर आप खा जाएंगे, आपने लिखा ही नहीं, बोलेंगे कि फिर हमें नंबर चाहिए। अब नहीं होता ऐसा। अगर मैं आपको बोलूं कैट लिखने को, और आपने सी की जगह एच लिख दिया, हैट लिख दिया, नंबर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो अब थोड़ा सा स्पेलिंग एरर पे भी नंबर कटते हैं, बायो में भी। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन all the
मैं नाम नहीं लिख रही ताकि आप नाम भी खुद से लिखना सीखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल द टाइप्स ऑफ सिमेट्री। मतलब कि एसिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, सबके बीच में आपको क्या करना है, खुद से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, खुद से आपको क्या करना है, वहां पे डिफरेंशिएट करना है। ये आरती आपकी फर्स्ट क्लास है आज, रिप्लाई करेंगे एक बार उधर से। आरती आपकी फर्स्ट क्लास है आज, मैंने नाम नहीं देखा इसके पहले इसलिए पूछ रही हूँ, जल्दी रिप्लाई कीजिए उधर से। संजना शायद आपकी सेकंड क्लास है, और एक मुझे निभा दिख रहा है नेम यहाँ पे, निभा की भी शायद फर्स्ट क्लास है आज। एक बार रिप्लाई कर दीजिए उधर से। यस मैम। हाँ, तो देखिए जो असाइनमेंट क्वेश्चंस आप ये लिख रहा है ना, जो असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देख के नहीं करना, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर से नहीं लिखवाती। सारे क्वेश्चन उसी क्लास के उसी टॉपिक से होते हैं, भले आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, आधे घंटे कॉपी देख लिया, बुक देख लिया, गूगल कर लिया, बट जो आंसर्स है ना इसके, वो आपको खुद से लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बर्डन डालने के लिए या फिर देख के लिखने के लिए आपको क्वेश्चन लिखवा दिया है। अभी भी मैंने आपको सिखाया है सिमेट्री, बाकी बच्चे तो फेमिलियर हैं इस चीज से, आप लोग करते आ रहे हैं पहले से, तो बाकी बच्चों को नहीं बोलूंगी, बाकी तो आप लोग को पता है। तो इसलिए मैं बच्चों को कि जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसकी कॉपी अलग करके इसको करना स्टार्ट करेंगे। कुछ और हो या ना हो, लेकिन जिस दिन आप लोग सारे बच्चे टोटल जितने भी बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे ना, उस दिन चाबी देती हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जितनी सिमेट्री है ना उनके बीच में डिफरेंसेस लिखने का आप यहाँ पे काम कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, व्हाट डू यू, कैसे लिखना है इसको बता देती हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, ऐसे करना है आपको, मैं बता देती हूँ। देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां पे आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। ये पेज नहीं ओपन हो रहा है यहाँ से, हाँ ये आ गया। देखिए, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि मेटाजेनेसिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑल्टरनेट देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। वो किसको यहाँ पे ऑल्टरनेट कर रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑल्टरनेट करने का काम कर रहे हैं, इसी को आपको वहां पे मेंशन, एक लाइन लिखना है, बहुत ज्यादा आपको वहां पे स्पीच देने को नहीं बोला है मैंने। ठीक है, बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, एक और पेज क्वेश्चन का, उसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आगे हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि हम क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या था, हैबिटेट था, दूसरा क्राइटेरिया क्या था, सिमेट्री थी। अब क्या है यहाँ पे, बॉडी जर्म लेयर्स। नंबर दे जगह पे मैं स्टार बना के लिखती जा रही हूँ आगे। ठीक है, यहाँ पे बॉडी जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बॉडी जर्म लेयर्स। ठीक है, अब ये बॉडी जर्म लेयर्स की जब हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म दो ही टाइप के हो सकते हैं। The organisms may be डिप्लोब्लास्टिक, अब ये 9th के बच्चे प्लास्टिक को प्लास्टिक लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। प्लास्टिक मैंने देखा पी लिख देते हैं उसमें, प्लास्टिक लिख दिया, पता नहीं क्या याद आता है उनको, डिप्लो ब्लास्टिक। मैंने बहुत सारे बच्चों को 9th में देखा है, वो प्लास्टिक लिख देते हैं यहाँ पे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मे बी डिप्लोब्लास्टिक और
ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी ये समझाना मेरा काम है, आपको बीच में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे तो वो डिप्लोब्लास्टिक होगा, चाहे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, इन दोनों के बीच में भी आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। जो भी पहले लिखा जाता है उसको हम कॉलम में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड देते हैं। तो पहला हमारे से पूछा जा रहा है डिप्लोब्लास्टिक, और दूसरा हमारे से पूछा जा रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, ट्रिप्लो। डिप्लोब्लास्टिक वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स possess only two body germ layers। ये सिर्फ 2 बॉडी जर्म लेयर्स को शो करने का काम करते हैं। दैट इज, पहला, पता नहीं दैट इज को, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ब्रैकेट में डाल दिया। पहला क्या होगा ये, एंडोडर्म। दूसरा क्या है, मेरे साथ साथ लिखिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि रनिंग में लिख रही हूँ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिक्कत होती है पढ़ने में। ब्लैक बोर्ड पे भी जब मैं लिखी थी तो मुझे याद है कुछ बच्चों को दिक्कत होती थी लिखने में। तो एंडोडर्म का मतलब इंटरनल लेयर। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इंटरनल लेयर। और एक्टोडर्म का मतलब है एक्सटर्नल लेयर। बता देती हूँ क्या है, अभी तो बस मैंने लिखा है, समझाया नहीं है। इधर लिखते हैं प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, इधर 2 लिखा है, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। तो इधर हमने डिप्लोब्लास्टिक लिखा है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स possess 3 क्या हो गया अचानक से बीच में, possess 3 body germ layers। इसका मतलब है यहाँ पे 1 2 3 हम कर देंगे, इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे ये सबसे अंदर वाला है, उसके बाद याद रखिएगा मेसोडर्म बाद में बनता है। कैसे बनता है मैं सिखाती हूँ आपको कैसे बनता है। दूसरा और फिर तीसरा। अगर आप बाहर से अंदर लिखते हैं तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, या फिर जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 2 और 3। तो इसको हम लोग लिखते हैं, बाहर का है एक्टोडर्म, फिर है बीच वाला मेसो, मतलब बीच में होता है मेसोडर्म। कैसे जो आम खाते हैं आप, तो उसके बीच वाले लेयर को मेसोकार्प बोलते हैं ना। मेसो मतलब बीच में होता है, जहां जहां पे मोस्टली मेसो वर्ड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लास्ट वाला एंडोडर्म,
और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिप्लोब्लास्टिक में भी एक फोटो बनानी थी, इधर पता नहीं कैसे स्पेस नहीं बचा, कुछ नहीं करना है इसमें, बाहर एक्टोडर्म है, दोनों ई ही हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं कर रही। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये पहला लेयर और ये दूसरा लेयर, ठीक है। मैं समझाती हूँ बनता कैसे। एक रफ पेज यूज करेंगे हम लोग। आगे बढ़ती हूँ, देखिए पहले क्या होता है, ये एंडोडर्म बन गया, और फिर क्या है, एक्टोडर्म। रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी काम देगा आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे रिप्रोडक्शन चैप्टर जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे भी यही बात आपको बताई जाती है कि पहले यहाँ पे एंडोडर्म बनता है। क्या बनता है, एंडोडर्म। एंडोडर्म मतलब अंदर का, इंटरनल, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, एक्टोडर्म बनता है। क्या बनता है, एक्टोडर्म बनता है, ठीक है। इसी के बीच में से कुछ सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट करके, क्या करके, डिफरेंशिएट करके, ठीक है, वो यहाँ पे मेसोडर्म बनाने का काम करते हैं। तो तभी तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आगे जाके इवोल्यूशन करते 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 डिप्लोब्लास्टिक से कैसा हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ। अब जाके इसके बीच में से कुछ सेल्स ने डिफरेंशिएट करके मेसोडर्म बनाना स्टार्ट कर दिया। याद रखिएगा, जिस ऑर्गेनिज्म में जितनी ज्यादा कैटेगराइजेशन होती है ना, जिस ऑर्गेनिज्म में जितनी ज्यादा कैटेगराइजेशन का मतलब सेल के बहुत सारे टाइप, टिश्यू के बहुत सारे टाइप, ऑर्गन के बहुत सारे टाइप, ऑर्गन सिस्टम के बहुत सारे टाइप, वो उतना ज्यादा एडवांस होता है। वो उतना ज्यादा क्या होता है, एडवांस होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले जो है वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आए, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आए। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ इवोल्यूशन, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वेर इवॉल्व्ड अर्लियर। अगर आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से पहले किसका इवोल्यूशन हुआ था, पहले इवोल्यूशन हुआ था यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का, और फिर इवोल्यूशन किसका हुआ था, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का। मतलब कि यहाँ पे जब हम जर्म लेयर्स देखना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, जर्म लेयर्स जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो एक ये रहा अंदर वाला, और एक आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे बाहर वाला बना रहे हैं। बीच वाला लेयर जो है वो नहीं है, यहाँ पे उसका कोई नामो निशान नहीं है। यानी अभी तक जब आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ओनली 2 लेयर्स हैं। बाहर का जो है दैट इज एक्टोडर्म, और अंदर का जो है दैट इज एक्सटर्नल लेयर। मतलब कि दोनों मैंने एक ही को दिखा दिया। 1 मिनट। एक क्या है यहाँ पे ऊपर है, एक क्या है यहाँ पे ऊपर है, उसको रब करके मैं ठीक करती हूँ। 1 मिनट। बाहर वाला ये ऊपर वाला एरो ठीक है, नीचे वाले एरो को ठीक करना है, नीचे वाले एरो को ऊपर ले जाना है। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था इसलिए हमने कर लिया। यहाँ पे देखिए, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। ये जो है, ये अंदर वाला जो लेयर है यहाँ पे, ये हमारा ये क्या है, एंडोडर्म, ये रहा, ठीक है। एक क्या है, एंडोडर्म है, दूसरा क्या है, एक्टोडर्म है। तो अगर आपसे सीरीज ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर वाले पेज पे हम लोग क्या करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को ऐड करते हैं यहाँ पे। चलिए 5वां क्वेश्चन लिखिए, 5th क्वेश्चन यहाँ पे, differentiate between ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट, हम लोग इसको सही करते हैं, इस क्वेश्चन को। चलिए इसको ठीक करते हैं। डिफरेंशिएट organisms on the basis of number of
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। अब कीजिएगा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ देयर जर्म लेयर्स कर देती हूँ, या फिर ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, उन्हीं का होगा और किसका होगा, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिसमें आपने बॉडी जर्म लेयर्स देखा पहला, मतलब अभी मैंने पढ़ाया, किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं, ये कोई सीरीज की इवोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहला तो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हैबिटेट को फर्स्ट पॉइंट देते हैं। हैबिटेट को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देते हैं, हमेशा पहले लिखने का काम करते हैं। सबसे पहले हैबिटेट जाता है। उसके बाद सिमेट्री आप देखिए ना, टर्न करके थोड़ा सा बुक पलटिए, दिख जाएगा आपको साफ साफ। जो मैं बोल रही हूँ ना, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। किताब पलटना स्टार्ट कीजिए, साफ साफ सब में दिख जाएगा। कोई ऐसा फाइलम नहीं होगा जिसमें आपको डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ये शब्द या फिर इस चीज को मेंशन ना किया गया हो, नहीं होगा कभी भी, नेवर। हमेशा उसमें क्या होता है, मेंशन जरूर किया जाता है, ठीक है। और फिर आपने सिमेट्री के बाद क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों के पास था ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक और आसान सा है, बहुत इजी है, ठीक है, जो सेल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। The type of cell organization, the type of cellular organization, हम लोग यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसको समझा देती हूँ आपको। देखिए हम लोग जो यूनिसेलुलर या वैसी कोई कैटेगरी है वो सब तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे मोस्टली क्या है, जो सिंगल ओपनिंग वाला जो पॉलीफेरा आएगा, मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, ऑस्कुलम वगैरह, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक सबस्ट्रेटम से अटैच होता है इस तरीके से। हाँ, एक चीज और है कि इनको शुरुआत में प्लांट्स में उठा के डाल दिया गया था। पॉलीफेरा जो है, मतलब मेरे ख्याल से स्टेटमेंट ही, गूगल जब आप कीजिएगा ना पॉलीफेरा के बारे में, किताबों में मैंने नहीं देखा इस लाइन को लिखा हुआ, बट मोस्टली जब आप गूगल करना स्टार्ट कीजिएगा या फिर कई ऐसे वीडियो जो आपको साफ साफ वहां पे मेंशन करता है, शुरुआत में इनको उठा के प्लांट्स में डाल दिया गया था। और इनको बोला जाता है कि ये दिखते कैसे हैं, प्लांट लाइक। सही में दिखता है प्लांट लाइक। जब आप उसको देखते हैं किसके अंदर, मतलब उसकी फोटोज जब आप देखना स्टार्ट करते हो, कैसा दिखता है आपको, प्लांट लाइक दिखता है, ठीक है। अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी है, आसान है, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। अब ये बेचारा क्या है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा। क्या होगा, सेलुलर होगा। क्या मतलब है इसका, अगर सेलुलर है, क्वेश्चन पूछते हैं कई बच्चे, अगर सेलुलर है तो ये ऐसे अलग अलग होकर सेल सेल बैठा रहता है, इसने शेप कैसे बना लिया फिर। ऐसा सेलुलर है कि ये आपस में ऑर्गेनाइज करके टिश्यू नहीं फॉर्म कर पाए हैं, वैसा सेलुलर है, ठीक है। अब जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके आगे जैसे इंग्रेडिएंट्स पे पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग बोलते हैं टिश्यू लेवल। किसी ने बोल दिया उसको लूज टिश्यूज होते हैं, किसी किताब ने लिख दिया कि भाई लूज टिश्यूज तो हैं बट प्रॉपर अपने आप को वो अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के सामने आती हैं, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप यही सीखेंगे कि जैसे आप चैप्टर एग्जैक्टली सेल चैप्टर में भी, और सेल चैप्टर के सिवाय आपने एक दूसरे कौन से चैप्टर में, पहले चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में भी आपने देखा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का हो सकता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कैसा हो सकता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सेल हो गया, सेल से मिलके क्या होता है, टिश्यू बनता है। तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, टिश्यू के बाद हम लोग देखते हैं टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज के क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गन हो गया बट अभी तक उसमें ऑर्गन सिस्टम ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया आपका ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हो गया ऑर्गन के बाद क्या फॉर्म होता है पता है आप लोगों को, ठीक है। ऑर्गन के ऑर्गन बाद सिस्टम,
हाँ, system. ऑर्गन सिस्टम, इतना ही पढ़ा है। अब ऑर्गेनिज्म तो बेचारा बन ही जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक जो ऑर्गेनिज्म है ये सब में है, कोई सा भी फाइलम उठा के देखिए, इस 4 के सिवा कोई और आपको वहां पे नहीं सुनने को मिलेगा। आपको ये अच्छा कोई उठा के देगा, चाहे तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे टिश्यू लेवल, चाहे ऑर्गन लेवल, चाहे ऑर्गन सिस्टम लेवल। और व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे भी जो सीरीज है वो निकल के किसकी सामने आती है, इवोल्यूशन की। किसकी सीरीज है ये, इवोल्यूशन की। हो ना हो बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी जाके इवोल्यूशन फिट हो जाता है, क्योंकि जो सेलुलर लेवल को शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, या तो हम उसको कैसा बोल सकते हैं, प्रिमिटिव बोल सकते हैं, या लो लेवल के होते हैं, लो कैटेगरी के होते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो ऑर्गन सिस्टम को शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, एडवांस्ड हैं। कैसे हैं, एडवांस्ड हैं अपने आप में। तो प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ बढ़ने की स्टोरी को बायोलॉजी में इवोल्यूशन टर्म दिया गया है। किसका, इवोल्यूशन का टर्म दिया गया है। ठीक है, हो गया ये। हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल को क्या बोल रहे हैं मैम, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल को मेंशन। हाँ है, वो सेल के अंदर ही, क्योंकि उसी के अंदर आता है तो ये कंटेन कर लेता है अपने आप को, उसके अंदर समराइज कर लेता है। बात करेंगे हम लोग जब वो आएगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन लिखिए, 6th क्वेश्चन। हाउ मेनी एम हो गया यहाँ पे, इसको सही करने दीजिए। हाउ मेनी बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑब्जर्व्ड, हाउ मेनी body organizations are observed in animal kingdom। सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा मैं याद दिला दूं आपको। जब मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, जब मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ा रही थी, ठीक है, याद दिला देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। देखिए, जब मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ा रही थी तो प्रोटिस्टा के बारे में मैंने आपको बोला था कि ये मोस्ट हेट्रोजेनस किंगडम है। दूसरी बात, प्रोटिस्टा जो है एक्सक्लूसिवली, क्या है, एक्सक्लूसिवली, जो आप प्रोटोप्लाज्म वाला पूछ रहे हैं ना, उसका रीजन बताती हूँ मैं क्यों, कुछ किताबों में लिखा हुआ है। एक्सक्लूसिवली वर्ड जरूर ऐड किया होता है, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक हैं और इनके अंदर कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं मिलता। लेकिन इसी प्रोटिस्टा के अंदर, हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसी प्रोटिस्टा के अंदर क्या था, डायटम्स भी बैठे थे। जिन डायटम्स को आप बोल रहे थे किसी ओशन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर है, तो भाई ये ईस्ट जा रहा है तो ये वेस्ट जा रहा है, इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। डायटम कहाँ ये चीफ प्रोड्यूसर है और कहाँ ये बेचारा सब का सब हेट्रोट्रॉफिक है विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहले शुरुआत में बहुत पुरानी किताबों में प्रोटोजोअन्स वगैरह को एनिमल किंगडम में पॉलीफेरा के पहले पढ़ाया गया था। वहां तक इस प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करी जाती थी, अब नहीं की जाती है बात, क्योंकि हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अभी। एक बात बताइए ना, हम लोग किससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पॉलीफेरा से। और पॉलीफेरा बेचारा जो सबसे थर्ड कैटेगरी का है, उसी को हम सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि हम इसके आगे तो प्रोटोप्लाज्मिक कहीं नहीं आएगा, है इससे पीछे जाता है प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के बाहर तो हम लोग कहीं पे पढ़ते नहीं है उसको। अब आया समझ में, और कोई दिक्कत किसी को, नो मैम। और कोई दिक्कत किसी को, चलिए ठीक।